जय हिंद दोस्तों। आज जन्माष्टमी पर संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। इसके साथ ही हम पॉलिटी की क्लास शुरू कर रहे हैं और पहला चैप्टर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल। ये प्रेम्बल क्या होता है, इसको हमने कहाँ से अडॉप्ट किया और इसमें क्या क्या बदलाव हुए अभी तक, यह भारत के संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है या नहीं है, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये हम बारी बारी समझने का प्रयास करेंगे। अमेरिकी संविधान ने सबसे पहले उन्होंने ये इस प्रेम्बल अपने प्रेम्बल को जोड़ा और इसी से प्रेरित होकर अन्य देशों ने भी प्रेम्बल को अडॉप्ट किया। तो उसमें से हम भी एक हैं, भारत, जिसने अपने संविधान में प्रेम्बल को ऐड किया है। प्रेम्बल क्या होता है? प्रेम्बल ये उस देश के संविधान का वह चेहरा है जिसे पढ़कर हम समझते हैं कि भारतीय संविधान कैसा है, इसमें क्या क्या जो महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई हैं, ये देश की जनता के साथ न्याय करता है या नहीं करता है। तो इस प्रकार से उसमें बातें लिखी हुई हैं, उन सबको हम एक एक तरह से बोल सकते हैं। किसी भी घर का जो मेन डोर होता है, मेन दरवाज़ा होता है, वह उसका हम बोल सकते हैं कि वो प्रेफेस है, यानी कि वो इंट्रोडक्शन है, क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड है। तो इसी प्रकार से भारतीय संविधान का जो आइडेंटिटी कार्ड है वह इसकी प्रस्तावना है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना आप किसी भी एक पॉलिटी की बुक में पढ़ सकते हैं। ये किसी भी पॉलिटी की बुक में आपको मिल जाएगी। इसके कीवर्ड्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कीवर्ड्स आप ये बारी बारी से समझ लीजिए। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका मतलब हम भारत के लोग। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी सोवरेन का मतलब होता है, सोवरेन का मतलब है कि इंडिया इज नीदर डिपेंडेंसी नॉर डोमिनियन स्टेट, यानी कि भारत पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है। भारत एक स्वतंत्र देश है। भारत अपने फैसले खुद ले सकता है। भारत आंतरिक रूप से भी अपने फैसले खुद ले सकता है, बाहरिक रूप से भी अपने फैसले खुद ले सकता है। अब आप ये सवाल पूछते होंगे कि सर, भारत कॉमनवेल्थ का सदस्य है तो क्या हमारी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है? नहीं, हमारी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। हम यूएनओ के भी सदस्य हैं, हम वहाँ पर भी हमारी सोवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि समाजवाद। कॉन्स्टिट्यूशन हैड ए सोशलिस्ट कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि समाजवाद जो भारतीय संविधान में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि समाजवाद का एक झलक दिखती है। हमारे भारतीय संविधान में कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है। हमारे भारतीय संविधान में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, यानी कि गांधीयन सोशलिज्म। हमारे देश की मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे प्राइवेट एक्टर्स भी हैं, पब्लिक गवर्नमेंट भी, यानी कि भारत के प्रोडक्शन में रोल निभाती है। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में का अर्थ है कि जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सभी सरकार के अंडर में रहेंगे, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। अडानी है, अंबानी है और हमारे रतन टाटा जी हैं, तो और भी लोग हैं जो भारत की इकोनॉमी को रन करते हैं, भारत में प्रोडक्शन करते हैं। प्राइवेट इकोनॉमी भी है, पब्लिक इकोनॉमी भी है, तो हमारे देश में मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे देश में जो सोशलिज्म है, कुछ भारतीय संविधान में कुछ फंडामेंटल राइट्स में भी दिखते हैं और डीपीएसपी में भी दिखते हैं। 1991 में एलपीजी पॉलिसी आई तो सोशलिज्म थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ है, कमज़ोर हुआ है। एलपीजी पॉलिसी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि प्राइवेट एक्टर्स को ज़्यादा महत्व दिया गया, प्राइवेट एक्टर्स को अधिकार दिए गए कि वो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। लाइसेंस राज ख़त्म हो गया। पहले क्या होता था कि कुछ फैक्ट्रियाँ डालने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने पड़ते थे, तमाम प्रकार की फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना पड़ता था, फुलफ़िल करना पड़ता था, जिससे कि हमारे देश की इकॉनमी थोड़ी स्लो थी, वो ग्रो नहीं कर पा रही थी। जैसे ही लाइसेंस राज ख़त्म हुआ तो तमाम जो प्राइवेट एक्टर्स है वो एक्टिव हुए और उन्होंने कई नई फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश की, जिससे देश की इकॉनमी बढ़ी, जीडीपी बढ़ी।
सेकुलरिज्म, देखिए दो तरह के सेकुलरिज्म की डेफिनेशन है। पहला कि सेकुलरिज्म का मतलब है जो कि पूरा वर्ल्ड फॉलो करता है, वो भारत फॉलो नहीं करता है। नेगेटिव सेकुलरिज्म, जिसमें कि सरकार जो है, नेशन जो है, वो सरकार नेशन अलग अलग होता है। मैं एक नॉर्मली बता रहा हूँ। सरकार जो है वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करेगा, किसी भी धर्म का पक्ष नहीं लेगा, यानी कि वो किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। पर भारतीय जो सेकुलरिज्म है, इंडियन सेकुलरिज्म, वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। हमारे देश में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न कई धर्मों के लोग रहते हैं, कई जाति वर्ग है, समाज है। तो इन सब में जो सेकुलरिज्म है, इसकी डेफिनेशन का मतलब है कि भारत की सरकार सभी धर्मों को बराबर सम्मान देती है, बराबर सबका ख्याल रखती है। तो यहाँ पे इंडियन जो सेकुलरिज्म है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। इसकी जो सेकुलरिज्म है वो आप देख सकते हैं कि जो धर्म की आज़ादी है, फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आप देख सकते हैं कि भारत एक सेकुलर स्टेट है, जिसकी झलक आप आर्टिकल 25 टू 28 देख सकते हैं। डेमोक्रेटिक, भारतीय पॉलिटी जो है वो डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेसी भी दो प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है जिसमें लोग जो होते हैं, पीपल वो पावर्स को डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं। जैसे कि स्विट्जरलैंड, वहाँ पे 4 प्रकार के सिस्टम होता है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। इस पर मैं विस्तार से एक और लेक्चर वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको डिटेल में समझाऊंगा कि रेफरेंडम क्या होता है, रिकॉल क्या होता है, इनिशिएटिव क्या होता है, प्लेबिसाइट क्या होता है। ये वीडियो प्रेम्बल पर है, प्रस्तावना पर है। तो इसको यहाँ पे बस हम इतना समझने का प्रयास करें कि भारतीय जो पॉलिटी है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, डेमोक्रेटिक सेटअप है। और हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक सेटअप है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक सेटअप है, जिसमें कि हम अपने द्वारा लोगों के द्वारा चुने हुए राजनेता हैं, वो हम पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भेजते हैं। वो हमारे हमारे लिए वो राजनीति करते हैं। ठीक है जी। रिपब्लिक, देखिए रिपब्लिक दो प्रकार के होते हैं, जो कि इंग्लैंड में एक प्रकार पाया जाता है, जिसमें मोनार्की होती है। वहाँ पे जो राष्ट्रपति होगा, यानी कि महारानी, वो फैमिली टू फैमिली चेंज होते हैं, वहाँ पे चुनाव नहीं होते हैं। और भारत में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। यहाँ का जो राष्ट्रपति हैं उनको चुना जाता है, उनके लिए इलेक्शन होते हैं, पर वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। जो हमारे एमपीस एमएलएस होते हैं वो उनको चुनते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, साथ ही में जो डेमोक्रेसी के ऊपर एक कम्बाइंड वीडियो में तैयार करूंगा, जिसमें डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा कि एक एक डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रकार क्या होते हैं, रिपब्लिक क्या होता है। बस हम यहाँ पे इतना समझें कि भारतीय संविधान में रिपब्लिक जो व्यवस्था है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव इनडायरेक्ट रूप से पर चुनाव होता है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो चुने जाते हैं। इतना हम समझने का प्रयास करें। हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जस्टिस जो कीवर्ड है, इसका मतलब है हमारी सरकार जस्टिस, यानी कि सोशल आधार पर, इकोनॉमिक आधार पर और पॉलिटिकल आधार पर जस्टिस प्रदान करने का कार्य करेगी। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव भी यही है, सरकार का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वह न्याय प्रदान करे। अब वो न्याय, सामाजिक न्याय क्या होता है कि सरकार किसी भी वर्ग के व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं कर सकती, यानी कि किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी लिंग, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। सरकार के नज़र में सभी लोग, चाहे वह महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, इक्वल कैटेगरी में इक्वल ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है। उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। किसी भी प्रकार रेस, इसमें रेसिज्म भी इंक्लूड है कि आप एक रेस के व्यक्ति के साथ में उनको स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते हैं। सबके साथ में इक्वल ट्रीटमेंट होगा। और इसका एक अच्छा उदाहरण है, हम इसमें समझ सकते हैं कि आर्टिकल 14 जिसका जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि भारतीय कानून, भारतीय संविधान के सामने सभी लोग बराबर हैं। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है
इकोनॉमिक जस्टिस, भारत यदि नौकरियां निकालते हैं, सपोज नौकरियां उन्होंने वैकेंसी निकाली, तो किसी एक वर्ग को वो स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे सकते। हाँ, उसमें आप आरक्षण को मत जोड़ना, क्योंकि आरक्षण के अपने एक मायने हैं, उसको समझने का आगे प्रयास करेंगे। आरक्षण क्यों दिया जाता है उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। एक वर्ग जो कई वर्षों से पीछे है, आर्थिक रूप से भी पीछे है, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, तो उनको बराबर लाने के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो इसको हम आरक्षण को इस कैटेगरी में नहीं देखना है कि वो एक भेदभाव की तरह है। इट इंक्लूड्स जो पॉलिटिकल जो जस्टिस है, उसका मतलब है कि सरकार में सभी की आवाज़ बुलंद हो, हर एक वर्ग के लोग सरकार में आए, हर एक वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया जाए, किसी भी एक वर्ग के साथ में भेदभाव ना हो। और उन जैसे कि आप इसको सिंपली उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि एससी और एसटी की सीटें रिजर्व्ड होती हैं, है ना, और जो लोकल गवर्नमेंट है, पंचायत में ओबीसी की भी सीटें रिजर्व्ड होती हैं। तो वहाँ पे इसी बात को ख्याल रखा गया है, उनको राजनीतिक न्याय देने का प्रयास किया गया है कि सभी वर्ग के लोगों को पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में और लोकल बॉडीज़ में पहुँचाया जाए। लिबर्टी का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी भी प्रकार के कार्यों में उसके में रुकावट ना हो। अभी किसी भी प्रकार के कार्यों का मतलब यह नहीं है कि वो कल को इलीगल गन्स बेचने लग जाए या ड्रग्स बेचने लग जाए, तो वह इस कैटेगरी में नहीं आते, उनको इस प्रकार की लिबर्टी नहीं है। लिबर्टी का मतलब यह है कि वह कोई भी व्यापार कर सकता है जो कि सरकार के नज़र में लीगल हो, वह व्यापार कर सकता है इस प्रकार के, वह घूम सकता है, वह सोच सकता है, वह अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की रेस्ट्रेंट यानी कि किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं है। ये इस प्रकार की व्यवस्था संविधान प्रदान करता है। ये कैसे प्रदान करता है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स के थ्रू इनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि कोई भी व्यक्ति वह सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। जो भारतीय सरकार है यदि उनकी पॉलिसीज उसको पसंद नहीं आती तो वह उनको क्रिटिसाइज भी कर सकता है। यदि क्रिटिसिज्म के साथ में वह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे, जिसका अर्थ है कि वह सलाह मतलब वह सुझाव भी दे पाए, तो वह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहलाता है। कई लोग पूछते हैं व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का अर्थ होता है कि आप किसी भी पॉलिसी को, सरकार की पॉलिसी को यदि क्रिटिसाइज़ करते हैं तो उसके साथ में आप एक बेटर सॉल्यूशन भी प्रदान करें, तो वह क्रिटिसिज्म कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कहलाती है। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, तो मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, वह क्रिटिसाइज़ कर सकता है, वह सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है, सोचने का कहा जाता है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन यानी कि वह अपने भाव को व्यक्त भी कर सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक आजकल करते हैं लोग, भारत सरकार को क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो उनका संवैधानिक अधिकार भी है। लिबर्टी ऑफ बिलीफ, वह कुछ मान सकता है, यदि उसकी किसी में आस्था है तो वह मान सकता है, फेथ है। लिबर्टी ऑफ वर्शिप यानी कि वह किसी भी धर्म को पूछ सकता है, मान सकता है, उसकी कुछ शर्तें हैं, उसके कुछ नियम हैं, वह हम आगे फंडामेंटल राइट्स में समझेंगे। अभी हम यहाँ पे इतना ही समझते हैं। और ये सब जो अधिकार, ये सब जो बातें हैं वह हमारे मौलिक अधिकार में दी हुई हैं, और मौलिक अधिकार इन्फोर्सेबल होता है कोर्ट के द्वारा। यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप किसी भी कोर्ट में, भारत के डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में भी आप जा सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। लिबर्टी का और ये मतलब होता है कि लिबर्टी बहुत ज़रूरी है हमारे भारतीय संविधान को चलाने के लिए, भारतीय पॉलिटिकल व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम को रन करने के लिए लिबर्टी बहुत ज़रूरी है। और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहिए, सरकार ने यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी इंडिविजुअल का और किसी भी इंडिविजुअल के जो पर्सनैलिटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। इक्वालिटी का मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान में सभी को बराबर का दर्जा मिला हुआ है, कोई भी बड़ा और छोटा नहीं है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि भारतीय संविधान, चाहे वह अडानी का छोरा हो चाहे अंबानी का छोरा हो,
चाहे गरीब के बच्चे का छोरा, गरीब का छोरा हो, सभी को बराबर का अधिकार मिला हुआ है, वोटिंग राइट। सभी के पास एक ही वोट है और एक ही वोट डाल सकते हैं। तो इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक हम उसको समझते हैं कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक इक्वलिटी उसमें बताई गई है। फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा। देश के किसी भी नागरिक को और सरकारों को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि देश में लोगों के बीच में भाईचारा खत्म हो, देश की अखंडता और एकता को खतरा हो। देश की अखंडता एकता को बढ़ाने का कार्य करना है। तो वही यही होता है कि जो सेंस ऑफ ब्रदरहुड है वो बढ़े, ऐसी सरकारों को कार्य करना है। प्रेमबल भारत के संविधान का हिस्सा है या नहीं, इसको हम ऐसे देखते हैं। सवाल आता है कि प्रेमबल भारत के संविधान का हिस्सा है या नहीं। जो बेरुवारी यूनियन केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जनरल पर्पस के लिए है और ये भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है, परंतु उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका जनरल पर्पस नहीं है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है भारतीय संविधान को समझने के लिए। तो केशवानंद भारती केस में जो 1973 में केस चला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्लियर जो स्टेटमेंट जो जजमेंट दी थी उसको खारिज करते हुए कहा कि प्रेमबल जो है, जो प्रस्तावना है, जो भारतीय संविधान का अभिन्न हिस्सा है, अभिन्न अंग है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट है। तब से हमको पता चला ओ हो इसका जो अभिन्न हिस्सा है इसका। पता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट्स खुद बदल सकता है। जो पास्ट में जो अपने जजमेंट्स देता है उसको भी, अपने जजमेंट्स को भी बदल सकता है। ऐसा कई बार हुआ है देश में कि उसने किसी फैसले में कुछ जजमेंट्स दिया, उसके बाद कई वर्षों के बाद उसको रियलाइज़ हुआ कि वह गलत था, तो उसको बदल भी लिया। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं बेरुवारी यूनियन केस में उसने कहा कि जो प्रेमबल है वो भारत के संविधान का अभिन्न हिस्सा नहीं है, वो जनरल पर्पस के लिए है। और केशवानंद भारती केस में कहा कि नहीं, वह जो रूलिंग थी, पहले जो स्टेटमेंट दिया था वह गलत था, उसको खारिज किया। और पहली जो जजमेंट थी उसको खारिज की और माना कि प्रेमबल जो है वो भारतीय संविधान का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ, इस लेक्चर को। और इसमें मैंने समझाने का प्रयास किया कि जो प्रेमबल जो है उसके कीवर्ड्स हैं उसको समझाने का प्रयास किया। आगे लेक्चर जारी रहेंगे और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।